सुबह के 7 बज रहे थे, लेकिन संजय सिंह अभी गहरी नींद सो रहा था। फिर अचानक ही उसे अपने हाथों के नीचे चिपचिपेपन का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे बिस्तर गीला हो। तब उसने आंखें खोल दी। सिर में तेज दर्द का एहसास हुआ, जैसे पूरी रात किसी ने उसके सर पर हथौड़े बजाए हों। चिपचिपेपन के एहसास ने उसे उठने को मजबूर कर दिया। वो तेजी से उठ बैठा। तभी उसकी निगाह अपने बाईं तरफ गई। वहाँ एक खूबसूरत महिला लेटी पड़ी थी। खूबसूरत और मरी हुई महिला। महिला की आंखें खुली हुई थीं, पूरा शरीर खून से लथपथ था और एक छुरा उसके सीने में घुसा हुआ था। संजय बुरी तरह बौखला गया। एकदम से वो उठा और पलंग से नीचे छलांग लगा दी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ था। ना तो कमरा उसकी समझ में आ रहा था, ना ही वहाँ जो हुआ था वो उसकी समझ में आ रहा था। ऊपर से वो जगह बहुत सजी धजी थी। देखकर लग रहा था जैसे किसी 5 स्टार होटल का महंगा स्वीट हो। वह हैरान था कि वहाँ कैसे पहुँच गया, बल्कि इस बात पर ज़्यादा हैरान था कि एक लाश के बगल में वो क्यों मौजूद था। मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि कल रात तक तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय हुआ करता था। अनजाने में ही वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, जैसे अचानक ही उसे पागलपन का दौरा पड़ गया हो। उसी वक्त बाहर से दरवाज़ा भड़बड़ाया जाने लगा और उस आवाज़ को सुनकर संजय सिंह के होश उड़ गए। नमस्कार, मैं हूँ संतोष पाठक और आप देख रहे हैं क्राइम फाइल। घटना 1 अप्रैल 2022 की है। सुबह 7:30 बजे सीनियर इंस्पेक्टर सुधीर राय अपने मातहत काम करते सब इंस्पेक्टर अतुल वाजपेयी और 2 सिपाहियों के साथ छतरपुर स्थित एक फार्म हाउस के सामने जा खड़ा हुआ। अतुल ने आगे बढ़कर दरवाजे की बेल बजाई तो थोड़ी देर बाद अंदर से दरवाज़ा खोल दिया गया। खोलने वाले ने अपना नाम नरेश बताया और वो उस फार्म हाउस का केयरटेकर था। सुधीर ने उससे पूछा कि क्या हुआ। जवाब में उसने बताया कि वो 2 दिनों से छुट्टी पर था। आज सुबह फार्म हाउस पर ड्यूटी ज्वाइन करने आया तो उसे दरवाज़ा खुला मिला। फिर वो अंदर दाखिल हो गया और भीतर के दरवाजे तक पहुंचा। वहाँ दरवाज़ा उसे भीतर से बंद मिला। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। फिर उसने खिड़की से झांक कर अंदर देखा तो वहाँ 2 लोगों को एक बेड पर सोता पाया और उनमें से एक उस फार्म हाउस की मालिक मीनाक्षी कपूर थी, मगर दूसरा कौन था वह नहीं जानता था। फिर जैसे ही उसे यह दिखाई दिया कि मीनाक्षी मैडम के सीने में छुरा भोंका गया था, उसने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। सुधीर ने पूछा और कुछ? उसने कहा जी मैंने आप लोगों को कॉल किया था, उसके लगभग 1 मिनट बाद ही अंदर से किसी के जोर जोर से चीखने की आवाज़ें आने लगी। मुझे लगा वो दरवाज़ा खोलकर फरार न हो जाए, इसलिए मैंने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। उसके बाद पुलिस अगले दरवाजे तक पहुंची। ठोस लकड़ी का बना हुआ दरवाज़ा था। बाहर से दरवाज़ा खोला गया। तब तक शायद अंदर से भी खोला जा चुका था, क्योंकि जब ऐसे पल्लों को धकेला गया तो दरवाजे खुलते चले गए। उसके बाद अंदर जो शख्स मौजूद था संजय सिंह, वो तेजी से बाहर निकला। बौखलाया हुआ था, घबराया हुआ था, जैसे वहां से भागने की कोशिश कर रहा हो। तभी अतुल ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। बोला रुक जा भाई, कहाँ भागा जा रहा है? उसने हाथ जोड़े, कहा साहब मैं भागा नहीं जा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है। बोला अरे अभी क्यों बता रहा है, अभी तो हमने कुछ पूछा ही नहीं है, टेंशन मत ले, आराम से रुक जा। फिर सुधीर राय भीतर दाखिल हुआ। ज़्यादा नहीं, दरवाजे से मुश्किल से 2 कदम आगे गया। वहाँ से उसने घटनास्थल का सरसरी तौर पे मुआयना किया। उसके बाद बाहर निकला और फॉरेंसिक टीम को कॉल करके वहाँ पहुँचने के लिए कह दिया। उधर अतुल संजय को लेकर के एक तरफ पहुँचा। कंपाउंड में 2 कुर्सियाँ रखी हुई थी, वहाँ उसे बैठने को कहा, लेकिन खुद नहीं बैठा, उसके सामने खड़ा हो गया। बोला भाई पहलवान बता क्या है ये सब, क्यों मार दिया मैडम को? बोला सर मैं क्यों मारूंगा मैडम को, मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। बोला अच्छा,
लाश के साथ कमरे में तू पाया गया है, दरवाज़ा अंदर से बंद है और मार कोई और गया। बोला सर मुझे सच में कुछ याद नहीं आ रहा कि क्या हुआ था। फिर वाजपेयी ने कहा कि ठीक है तुझे जो याद आ रहा है ना वो बता, उसके बाद आगे के सवाल जवाब हम करेंगे। तब उसने बताया कि बीती रात लास्ट पिज्ज़ा उसने 9:30 बजे डिलीवर किया था। उसके बाद वो एक ठेके के पास पहुंचा और वहां बैठ करके ड्रिंक करने लगा। ड्रिंक करते करते क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। कह रहा जी बस ड्रिंक करने के बाद का मुझे कुछ याद नहीं है, दोबारा आंख खुली तो मैं यहाँ पे था। कैसे पहुँचा, कौन लेके आया, मैं नहीं जानता। कहानी उसकी बड़ी अजीब थी, किसी को यकीन नहीं आने वाला था। वो लाश के साथ बंद कमरे में पाया गया था और कोई वहाँ था नहीं, बाहर निकलने और अंदर जाने का दूसरा कोई रास्ता था नहीं। जो खिड़की थी उस पर मजबूत ग्रिल लगी हुई थी। केयरटेकर सुबह ही पहुंचा था। करीब आधा घंटा बाद फॉरेंसिक टीम वहां पहुंच गई। पहुंचकर वे लोग जांच पड़ताल में लग गए और आगे लगभग उतना ही टाइम, आधा घंटा उन्होंने पूरी जांच पड़ताल में लगा दिया। उसके बाद जो सतही बातें सामने आई वो ये थी कि छुरे पर, जो कि अब मर्डर वेपन था, किसी के उंगलियों के बड़े ही क्लियर निशान थे और हाथ के हाथ फॉरेंसिक टीम ने संजय की उंगलियों के निशान का मिलान करके भी देख लिया। छुरे के दस्ते पे जो निशान थे वो संजय सिंह के फिंगरप्रिंट से हूबहू मिलते थे। अगली जो खास बात थी जिसने उसके ताबूत में एक और कील घुसेड़ दी वो ये थी कि वहां 2 शराब की खाली बोतलें पड़ी थी, 2 गिलास पड़े थे, एक गिलास में थोड़ी सी शराब बची हुई थी। देखकर यही लग रहा था कि दोनों ने वहां जमकर शराब पी थी। उसके बाद आगे क्या हुआ कोई नहीं जानता था, लेकिन किसी वजह से संजय सिंह को गुस्सा आ गया और उसने मीनाक्षी कपूर के सीने में छुरा घोंप दिया। अब यहाँ सवाल ये था कि अगर वो मीनाक्षी कपूर की हत्या के उद्देश्य से वहां आया था तो उसके पास छुरा होता, लेकिन अगर वहां पहुंच करके दोनों में कोई अनबन हुई और हत्या की नौबत आ गई तो उसके पास अचानक छुरा कहां से आ गया। मगर कहानी का एक दूसरा रूप भी सामने आ गया। वो ये था कि वहां एक बैग रखा हुआ था, उस बैग में 2 लाख रुपए नगद मौजूद थे, 500 रुपए की 4 गड्डियां रखी हुई थी। अब पुलिस ने कत्ल को उन रुपयों से जोड़ के देखा और इस नतीजे पे पहुंचे कि वो रुपए हथियाने के लिए, हालांकि 2 लाख बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन संजय सिंह की हैसियत भी तो बड़ी नहीं थी, पिज्जा ही तो डिलीवर करता था वो, तो उसके लिए वो 2 लाख रुपए बड़े हो सकते थे। तो उसने वो पैसे हथियाने के लिए मीनाक्षी कपूर को खत्म कर दिया। मगर यहाँ जो सवाल इस पूरी थ्योरी को उलझाए दे रहा था, अटकाए दे रहा था, रोके दे रहा था, वो ये था कि अगर कत्ल पैसों के लिए किया गया था तो कत्ल के बाद वो यहां से चला क्यों नहीं गया, रात भर रुका क्यों रहा, वहीं क्यों सो गया। लेकिन पुलिस ने इसका भी एक संभावित जवाब ढूंढ निकाला, ये कि वो नशे में धुत था, कत्ल कर चुका था, उसके बाद उसकी हिम्मत जवाब दे गई, या कत्ल के बाद उसे एहसास हुआ कि कितना बड़ा गुनाह कर दिया था उसने, इसलिए वो वहीं बैठ गया या लेट गया थोड़ी देर के लिए और उसे नींद आ गई। हालांकि पुलिस की ये थ्योरी कुछ समझ में नहीं आ रही थी, वहाँ एक लाश पड़ी थी, कैसे वो लाश के बगल में लेटना अफोर्ड कर सकता था। मगर अभी जो था कहानी उलझी हुई थी और उसे समझना आसान नहीं था। फॉरेंसिक टीम के जाने के बाद इंस्पेक्टर सुधीर राय और सब इंस्पेक्टर अतुल वाजपेयी जो है भीतर दाखिल हुए। जो बेड था किंग साइज बेड था और वो कमरे के या यूँ कह लीजिए हॉल के, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था, वो कम से कम भी 20 बाई 20 का रहा होगा, उसके बीचों बीच रखा हुआ था। एसी लगा हुआ था, ऊपर पंखा भी लगा हुआ था। एक तरफ लेफ्ट साइड में जो है सोफे रखे हुए थे, बीच में एक सेंटर टेबल थी। उस सेंटर टेबल पे शराब की आधा लीटर की 2 बोतलें जो है रखी हुई थी और दोनों ही खाली थी, लेकिन जो कांच के गिलास थे दोनों, उनमें से एक में थोड़ी सी शराब अभी बची हुई थी। बाकी उन्होंने वहाँ का पूरा कोना खुदरा टटोल डाला,
लेकिन एविडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं मिली। वैसे भी वहाँ एविडेंस ढूंढना क्या था, मरने वाली मर गई थी, दरवाजा अंदर से बंद था और कातिल वहाँ उनके हाथ लग चुका था। अतुल वाजपेयी ने एक बार फिर संजय सिंह से पूछा कि एक बात बता भाई कि अगर कत्ल तूने नहीं किया तो कोई दरवाजा अंदर से बंद करने में कैसे कामयाब हो गया? बोला सर मुझे तो पक्का तो याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने दरवाजा खोला था। बोला मतलब? बोला मैंने जब लाश देखी ना मैं घबरा के मैं चीखने चिल्लाने लगा। हालांकि मैं भागा था दरवाजे की तरफ, लेकिन पता नहीं, अब ध्यान नहीं आ रहा सर। मतलब वो कंफ्यूज था, उसे ध्यान ही नहीं आ रहा था कि उसने अंदर से दरवाजा खोला था या नहीं खोला था, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था केयर टेकर ने, ये पक्का था। फिर केयर टेकर नरेश से पूछताछ शुरू हुई तो उसने बताया कि मरने वाली विधवा थी, मीनाक्षी कपूर विधवा थी। उसका एक सौतेला बेटा था जो कि वसंत विहार में रहता था। केयर टेकर से उसका नंबर लेकर के और पुलिस ने उसके बेटे को फ़ोन लगा दिया, मीनाक्षी कपूर के सौतेले बेटे रजत कपूर को, और फ़ोन करके उसे फ़ौरन वहाँ पहुँचने को बोल दिया। वो सवाल करने लगा, एक के बाद एक सवाल कर रहा था, क्या हुआ जी, क्यों बुला रहे हो, मेरी तो उनसे बनती नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन पुलिस ने उसको सच्चाई फिर भी नहीं बताया। बोला जी आप यहाँ आ जाइए फिर बात करेंगे। रजत कपूर के आने तक पुलिस उस फार्म हाउस का चप्पा चप्पा देख चुकी थी। कहीं से किसी फोर्स एंट्री के निशान नहीं मिले, जैसे कोई ये भी नहीं पता लगा कहीं से कि कोई दीवार फांद के अंदर घुस गया हो, क्योंकि फूलों की क्यारियां थी चारों तरफ। अगर किसी ने जो है बाउंड्री फांदी होती और नीचे कूदा होता तो क्यारियों में उनके पैरों के निशान दिखाई दे जाने थे, क्योंकि क्यारियां गीली थी। उनको पानी दिया गया था, भले ही 1-2 दिन पहले दिया गया हो, लेकिन वहाँ नमी थी, मगर फुटप्रिंट्स वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहे थे। रजत कपूर वहाँ पहुँचा, उसने गाड़ी रोकी, नीचे उतरा। वो बड़ा स्टाइलिश लड़का था, कंधों तक लंबे बाल, आंखों पर चश्मा चढ़ा रखा था, क्लीन से बढ़िया सूट पहन रखा था, लेकिन आंखें उसकी थोड़ी चढ़ी हुई थी, जैसे उस वक्त भी नशे में हो या रात की अभी उतरी न हो। इंस्पेक्टर सुधीर राय उसे लेकर के लाश वाले कमरे में गया। उसने लाश पे एक निगाह डाली और बड़े ही आम ढंग से एक सवाल किया, मर गई? सुधीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर बोला हाँ भाई मर गई, छुरा घुसा पड़ा है, आपको नहीं लग रहा है कि मर चुकी होगी? बोला जी इसका कोई पता नहीं, छुरा क्या, ये तो गोली खा के भी जिंदा रह सकती थी। सुधीर हैरान हुआ, बोला इसका क्या मतलब हुआ? बोला ये ऐसी थी जी, आज नहीं तो कल इसका यही हश्र होना था, थोड़ा जल्दी हो गया। बोला ऐसी ही थी का क्या मतलब? बोला जी पता नहीं कितने तो यार पाल रखे थे उसने। जी हाँ, अपनी सौतेली माँ के बारे में उसने सीधा सीधा यही लफ्ज कहा था कि पता नहीं कितने तो यार पाल रखे थे उसने। सुनकर सुधीर हैरान रह गया। उसने कहा कितने, या आपको एग्जैक्ट खबर है किसी की? बोला जी 2-4 नाम तो मैं गिना ही सकता हूँ, होने को ज़्यादा भी हो सकते हैं, मेरी वैसे भी इससे बनती नहीं थी, मैं तो यहाँ आता ही नहीं था, आप लोगों ने बुला लिया इसलिए आ गया, नहीं तो मैं तो इसे मरने की खबर सुन के भी नहीं आता। तब सुधीर ने कहा भाई मरने वाले के साथ थोड़ी सिंपैथी तो दिखाओ। बोला नहीं दिखा सकता जी, जिसके लिए मेरे दिलो दिमाग में नफरत भरी पड़ी है उसके लिए सिंपैथी कैसे दिखा सकता हूँ? तब सुधीर ने पूछा कहीं वो नफरत ही तो नहीं उड़ेल दी? जवाब में रजत कपूर ने जोर का ठहाका लगाया और बोला अगर इंस्पेक्टर साहब मैंने अपनी नफरत उड़ेल भी दी होगी तो आपके पूछने पे बता थोड़ी दूंगा कि कत्ल मैंने ही किया है। वैसे किया नहीं है मैंने, क्योंकि मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। बोला भाई जब इंसान किसी से नफरत करता है, उसके ऊपर गुस्सा होता है, उससे बदले की भावना पैदा होती है, तो कत्ल अक्सर बीच में आ घुसता है, इसमें हैरानी की क्या बात है? जवाब में वो बंदा थोड़ा भड़क गया। बोला जी ठीक है फिर कर लो मुझे गिरफ्तार, ले चलो थाने, चढ़ा दो सूली पे, क्योंकि सबसे इजी शिकार तो मैं ही लग रहा हूँ आपको। बोला वो क्यों? बोला जी साहब जाहिर है सौतेली माँ थी मेरी, मर गई तो बाप की विरासत से इसे जो मिला था वो भी अब मेरा ही हो जाएगा, तो बेनिफिशियरी तो मैं ही हो गया ना, इसकी मौत से फ़ायदा तो मुझे ही हो रहा है। मतलब वो बंदा खुद ही ज्ञान बघारे जा रहा था। अभी तक तो पुलिस ने उससे कुछ कहा भी नहीं था, लेकिन पुलिस का शक उस पर गहरा रहा था। उसने एकदम सही कहा था, मीनाक्षी कपूर की मौत से फिलहाल जिसको फ़ायदा होता दिखाई दे रहा था वो रजत कपूर ही था। तो क्या कत्ल रजत कपूर ने किया था? कपूर से
पुलिस को कई ऐसे लोगों के नाम मिले जिनके साथ मीनाक्षी कपूर की दोस्ती थी। अब पुलिस एक एक करके उनसे पूछताछ करने का फैसला कर चुकी थी। साथ ही वो ये चेक करने वाली थी कि रजत कपूर बीती रात कहाँ था, केयरटेकर नरेश कहाँ था और खुद संजय सिंह कहाँ था। फिलहाल गिरफ्तार तो बस संजय सिंह को ही किया गया। उसके बाद जो है लाश उठवा दी गई और पुलिस अपने काम में लग गई। सबसे पहले अतुल वाजपेयी ने मीनाक्षी के दोस्तों से ही पूछताछ की। पूछताछ में रजत कपूर का लगाया गया इल्जाम लगभग सही साबित हो रहा था। हर किसी ने यही बताया कि मीनाक्षी बहुत ही रंगीन मिजाज औरत थी। इसलिए पुलिस ये सोचने को मजबूर थी कि कहीं कातिल उसका उसी तरह का कोई दोस्त तो नहीं है, कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। मगर जो नाम रजत कपूर ने दिए थे उन लोगों ने ऐसे कोई संबंध मीनाक्षी के साथ अपने कबूल नहीं किए। उन्होंने कहा जी बस दोस्ती भर थी जी और कोई रिश्ता नहीं था हमारे बीच। उसी दौरान पुलिस को फार्म हाउस के केयरटेकर नरेश के एक दोस्त गौरव का पता लगा। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि नरेश बहुत सीधा साधा आदमी है और मीनाक्षी मैडम कैसी थी मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मालूम है नरेश के बताए ही मैं जानता हूँ कि मीनाक्षी मैडम और रजत साहब में अच्छी नहीं बनती थी। कई बार बड़े बड़े झगड़े हो चुके थे उनके बीच। एक बार तो पुलिस का मामला ही बना था। तो बोला कौन से पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था मामला? बोला जी मैं तो नहीं जानता, आप नरेश से पूछ लो, शायद उसे याद हो। उसके बाद पुलिस ने नरेश से उस बारे में सवाल किया तो मालूम पड़ा वो झगड़ा हुआ था बसंत विहार में और मामला उधर के ही पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। फिर अतुल वाजपेयी ने उधर पता करवाया तो मालूम पड़ा कि वो मामूली झगड़ा था जो रजत के बाप के मरने के तुरंत बाद हुआ था, 2 से 3 दिन बाद, और वो प्रॉपर्टी का ही विवाद था जो हाथ के हाथ सॉल्व भी हो गया था। क्योंकि मरने वाला अपनी वसीयत कर गया था और वसीयत में उसने क्लियर लिख दिया था कि मेरी मौत के बाद मेरी आधी संपत्ति मेरी बीवी मीनाक्षी कपूर को दे दी जाए और आधी पे मेरे बेटे रजत कपूर का हक होगा। इसलिए वो मामला तूल नहीं पकड़ पाया। लेकिन पुलिस का ध्यान बार बार रजत कपूर की तरफ जा रहा था क्योंकि इकलौता वही शख्स अभी तक दिखाई दे रहा था जिसे मीनाक्षी कपूर के कत्ल से कोई फायदा पहुंचता था। मगर सवाल ये था कि कत्ल अगर रजत कपूर ने किया था तो संजय सिंह उस कमरे में कैसे घुसा पड़ा था। पुलिस ने इलाके की सीसीटीवी वगैरह भी चेक की, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उस गली में जितने भी फार्म हाउस थे एक में भी सीसीटीवी नहीं था। 2 जगह लगे भी थे तो अंदर कंपाउंड में लगा रखे थे उन्होंने, ना कि बाहर। और उसके बाद जो है मुख्य सड़कें थी जहां सीसीटीवी कैमरा तो उन्हें मिल गया, लेकिन आवागमन इतना था लोगों का कि किसी खास को उसमें तलाश पाना, ढूंढ पाना लगभग असंभव बात थी। पुलिस ने गौरव से पूछताछ करके उसको फारिग तो कर दिया था, लेकिन उसके हाव भाव से उस पर पुलिस को थोड़ा शक हो गया था, इसलिए एक सिपाही की ड्यूटी लगा दी थी उसके पीछे। नजर रखो इस पे। और वो बहुत काम आया क्योंकि गौरव अपने बैंक पहुंचा, वहां से उसने 2 लाख रुपए विड्रॉ किए और लेकर बैंक से निकला ही था कि गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उसे थाने लाया गया, वहां पूछताछ की गई, जम के पूछताछ की गई। तो उसने बताया जी गांव जा रहा हूं, पिताजी की तबीयत खराब है तो इसलिए पैसे निकाले हैं। बोला भाई तू ये बता कि गांव जा रहा है तो पैसे गांव से क्यों नहीं निकाले? बोला जी मेरा गांव बहुत जो है पिछड़े हुए इलाके में, वहाँ जो है 2 लाख रुपए निकालने के चक्कर में जो है ना महीना लग जाएगा। 30 दिन में 25 दिन तो एटीएम ही खराब रहते हैं वहाँ के जी, इसलिए मैंने जो है पैसा यहीं से निकाल लिया। बोला और खबर कब लगी तुझे पिताजी के बीमार होने की? बोला जी खबर तो कई दिनों से लग गई थी, छुट्टी नहीं मिल रही थी ऑफिस से, तो अभी मिली है तो आज जा रहा हूँ मैं। बोला टिकट करा ली? बोला नहीं जनरल में चला जाऊँगा, टिकट कहाँ से मिलेगी इतनी जल्दी। तब पुलिस ने उसके बैंक अकाउंट की डिटेल खंगाली और ये जानकर हैरान रह गए कि जो 2 लाख रुपए उसने विड्रॉ किए थे
वो 2 लाख रुपए उसने कत्ल वाले दिन ही दोपहर बाद जो है अकाउंट में जमा कराए थे। पुलिस ने पूछा, अच्छा बता भाई तू करता क्या है? बोला जी ऑनलाइन डिलीवरी का काम करता हूँ। बोला तनख्वाह कितनी है भाई तेरी? बोला 18,000 रुपये मिलते हैं। बोला 18,000 रुपये तुझे सैलरी मिलती है और ये 2 लाख रुपए इकट्ठे कहाँ से आए तेरे पास? वो बगलें झांकने लगा। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उससे कुछ उगलवा पाती, एक नई सच्चाई सामने आई जिसके बारे में जानकर सब चौंक गए। पता लगा कि महीना भर पहले संजय सिंह ने अपनी डिलीवरी वाली गाड़ी से, टू व्हीलर से मीनाक्षी कपूर की कार में टक्कर मार दी थी। एक डेंट आ गया था उस पर, जिसके कारण मीनाक्षी जो है गाड़ी से नीचे उतरी और उसने एक जोर का थप्पड़ वहीं पर संजय को जड़ दिया था। कहानी एकदम बदल चुकी थी। अभी तक पुलिस सोच रही थी कि वो निर्दोष भी हो सकता है। भला वो 2 लाख रुपए के लिए अगर उसने कत्ल किया भी था तो वो लेकर के निकल क्यों नहीं गया, रात भर वहां क्यों रहा? लेकिन अब ये जो नई बात आ रही थी, ये तो कत्ल का मोटिव थी। मतलब उसने बदला लेने के लिए भी मारा हो सकता था मीनाक्षी को। और वो बात सामने आते ही पुलिस थोड़ी देर के लिए गौरव को भूल गई और संजय सिंह से पूछताछ शुरू कर दी। बहुत लंबी पूछताछ की, उस पर सख्ती भी कर ली, लेकिन वो लास्ट टाइम तक यही कहता रहा, सर मैं कत्ल वाली रात को ठेके पर बैठा शराब पी रहा था और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। साहब आप मुझे जान से भी मार दोगे ना तो मैं यही कहूँगा आपसे। सुधीर राय को कहीं ना कहीं वो बंदा जो है ना सच बोलता नजर आ रहा था, लेकिन उसके सच को जो है ना जस्टिफाई करना असंभव था। मान लेते हैं कि किसी ने उसको बेहोश किया और ले जाकर के लाश के बगल में लिटा दिया, तो भाई दरवाजा अंदर से कैसे बंद हुआ? हालांकि उसका जवाब था, अगर वो संजय की बात पर यकीन कर लेते। संजय कह रहा था जी मुझे याद नहीं है कि मैंने दरवाजा अंदर से खोला था या नहीं खोला था। मामला उलझता जा रहा था। अब 3 मजबूत सस्पेक्ट थे पुलिस के सामने। पहला संजय सिंह, सदाबहार सस्पेक्ट। दूसरा गौरव, नरेश, केयरटेकर नरेश का दोस्त। लेकिन अगर गौरव का पूरे मामले में कोई हाथ था तो केयरटेकर का भी हो सकता था। लेकिन तीसरा जो सबसे मजबूत सस्पेक्ट था वो था रजत कपूर। और पुलिस अभी तक उसके बारे में कुछ भी गलत जो है खोज नहीं पाई थी। बहरहाल वो दिन भी ऐसे ही गुजर गया। अगले दिन पुलिस के पास मरने वाली की सीडीआर तो पहुंची। रजत कपूर, संजय सिंह, इनकी भी सीडीआर पहुंच गई। संजय सिंह की सीडीआर में तो कोई कांटेक्ट नहीं था मीनाक्षी से, और लोकेशन के हिसाब से यह भी दिखाई दे रहा था कि वो शराब के ठेके से ही वहां पहुंचा था। यानी क्लियर था, वो शराब के ठेके से वहां पहुंचा, अंदर गया, मीनाक्षी का कत्ल किया पैसों के लिए, या मीनाक्षी उसे उसकी फितरत को देखते हुए, मीनाक्षी उसे खुद साथ लेके आई थी। किसी बात पर दोनों में बहस हुई, या वो 2 लाख रुपयों का लालच कर गया और उसने मीनाक्षी की हत्या कर दी। और बहुत ज़्यादा पी रखी थी, इसलिए वो वहाँ से बाहर नहीं जा पाया और उसे नींद आ गई, सोता रह गया और सुबह उसे भागने का मौका नहीं मिला। लेकिन एक दूसरी चीज़ भी सामने आई थी, वो रजत कपूर के सीडीआर में थी। और रजत कपूर की सीडीआर ये कह रही थी कि मीनाक्षी कपूर की हत्या वाली रात 10 बजे वो उसी इलाके में मौजूद था, फार्म हाउस वाले इलाके में मौजूद था। ये एक बड़ी लीड थी। पुलिस ने तुरंत रजत कपूर को उसके घर से उठा लिया, थाने लाकर उससे जमकर पूछताछ की गई। और जब उसने कुछ नहीं कबूला तो पुलिस ने सीडीआर सामने रख दी और कहा चलो भाई मान लेते हैं कि कातिल तुम नहीं हो, बस यही बता दो कि उस रात तुम घटनास्थल के आसपास क्या कर रहे थे। सुनकर वो बुरी तरह बौखला गया। मतलब कुछ कांपने वाली नौबत आई थी। पहले दिन तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस का सामना किया था उसने, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था।
CDR वाली बात ने, लोकेशन वाली बात ने रजत कपूर के होश उड़ाकर रख दिए। तब उसने बताया एक ऐसा सच जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। आखिरकार उसने कबूल किया कि हाँ, वो मेहरौली में था उस रात, लेकिन कत्ल वाली बात से साफ मुकर गया। बोला जी, रंजीत ठिगने के साथ मैंने इत्तेफाक से मीनाक्षी को बात करते देख लिया था। देखकर मैं डर गया था, मुझे लगा कहीं वो मेरी हत्या वगैरह की प्लानिंग तो नहीं कर रही है, इसलिए मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, नज़र रखना शुरू कर दिया, और पीछा करता हुआ ही मैं मेहरौली तक आया था, ना कि मैंने उसका कत्ल कर दिया था। पुलिस को उसकी कहानी पे यकीन नहीं आया, लेकिन वो बार बार वही बात रिपीट करता रहा। बोला जी, आप मानो न मानो, सच्चाई यही है, मैंने दोनों को देख लिया था बात करते हुए, और आप जानते ही होंगे कि रंजीत ठिगना कितना खतरनाक आदमी है, इसलिए मैं डर गया। और तभी मैंने पीछा किया कि अगर मीनाक्षी मेरे खिलाफ कोई जाल रच रही हो तो वक्त रहते उससे बच पाऊँ। तब अतुल बाजपेयी ने पूछा, भाई इतना ही डर लग रहा था तो जाके पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं कर दिया? बोला, किस बेस पे करता जी? मैं जाके कहता कि मुझे शक है कि वो मेरे को जान से मार देगी या मरवा देगी, तो आप लोग क्या करते? कुछ नहीं करते। पुलिस को उसकी बात पे कितना यकीन आया कितना नहीं आया वो बात की बात थी, लेकिन सच यही है कि उसी रात पुलिस ने रंजीत ठिगने को उठा लिया। और बहुत आसान काम हुआ उसे उठाना, क्योंकि वो कुछ दोस्तों के साथ जो है अपने कमरे पर जुआ खेल रहा था। दोस्तों को छोड़ दिया पुलिस ने, क्योंकि अभी जो है खाम खा के मामले में नहीं उलझना चाहती थी। ठिगने को उठा लाए, ला करके थाने में उसकी जम के मरम्मत की। पहले उसकी जमकर मरम्मत की गई, उसके बाद उससे सवाल जवाब किए गए। पूछा गया, भाई बता क्यों मारा तूने? बोला जी, किसको क्यों मारा? बोला, मीनाक्षी कपूर की हत्या क्यों की तूने? बोला, क्या कह रहे हो साहब, मैं मीनाक्षी मैडम को क्यों मारूंगा? बोला, अच्छा, मुलाकात किस लिए की थी उससे? बोला, वो तो जी उनको एक काम था मेरे से, पहले भी करवा चुकी थी, इसलिए जो है मतलब बुला लिया था। बोला, क्या काम था? बोला, साहब जाने दो ना, वो छोटा मोटा काम था सिर्फ। बोला, बेटा बता देगा तो बच जाएगा, नहीं तो मीनाक्षी के कत्ल के इल्जाम में जाएगा तू जेल। बोला जी, नहीं मैंने उसका कत्ल नहीं किया जी, मैं क्यों करूँगा मीनाक्षी जी का कत्ल। बोला, तो काम बता, किस काम के लिए जो है मतलब बुलाया था? बोला, जी वो चाहती थी ना कि मैं उनके सौतेले बेटे रजत कपूर के हाथ पांव तोड़ दूं। बहुत गुस्सा थी जी किसी बात को लेकर के अपने सौतेले बेटे से, और उसे हॉस्पिटलाइज हुआ देखना चाहती थी। मतलब माँ बेटे सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। वाजपेयी ने पूछा, तो हुआ सौदा तुम दोनों के बीच? बोला, जी सौदा हो गया था। बोला, कितने? बोला, 25 लाख में सौदा हो गया था जी। वो अगले रोज मुझे पैसे देने वाली थी, उसके बाद मैं उनका काम कर देता, लेकिन उसी रात उनका कत्ल हो गया तो बात ही खत्म हो गई। फिर पुलिस ने पूछा कि तू पहले भी उनके लिए काम कर चुका था, तो पहले क्या किया था? सुनकर रंजीत सिर से पांव तक कांप उठा। वो बात बड़ी हैरान करने वाली थी, यानी कोई राज उसके सीने में दफन था। पुलिस ने उसे फिर से जो है टॉर्चर करना शुरू किया, जम के मार लगाई। उसके बाद उसने जो सच बताया उसे सुनकर हर कोई सन्नाटे में आ गया। मीनाक्षी कपूर के हस्बैंड का कातिल वही था। मतलब पुलिस अभी तो मीनाक्षी कपूर की हत्या का मामला सुलझाने की कोशिश कर रही थी, और यहां उसके पति की मौत में भेद निकल आया। उसने बताया, जी वो जो एक्सीडेंट था ना, जिसमें मीनाक्षी जी के हस्बैंड सौरभ कपूर मारे गए थे, वो मैंने ही किया था। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ था कि पुलिस किसी एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रही हो, उस दौरान कोई दूसरा केस जो है खुलकर सामने आ जाए। पहले भी हो चुका था, लेकिन हैरान इस बात पे थी पुलिस की, वो औरत अपने पति की कातिल थी। अब दिमाग में कहीं ना कहीं फिर से पुलिस के ये घुस गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दौलत के साथ साथ बाप की हत्या का बदला भी लेना चाहता हो रजत कपूर, इसलिए माँ को मरवा दिया हो, सौतेली माँ को मरवा दिया हो। लेकिन उधर गौरव के अकाउंट में जमा 2 लाख रुपए का हिसाब अभी बाकी था। अब पुलिस का शक उस पर गहरा है, पुलिस ने उस पर सख्ती बरती और आखिरकार वो टूट गया।
फिर उसने बताया कि वो 2 लाख रुपए नरेश ने उसे दिए थे, केयरटेकर नरेश ने उसे दिए थे, जो कि उसका दोस्त था। अब कहानी कुछ कुछ साफ होने लगी थी। पुलिस ने नरेश को उठाया, जमकर उसकी मरम्मत की, तो उसने अपनी बहन के घर से 21 लाख रुपए बरामद करा दिए। यानी मीनाक्षी कपूर ने उस रोज 25 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया था रंजीत ठिगने को देने के लिए, लेकिन वो दे नहीं पाई। उससे पहले ही नरेश उस पर हाथ साफ कर गया। उसके अनुसार दोनों दोस्त नरेश और गौरव अमीर बनने के सपने देखा करते थे। हर किसी के लिए अमीर बनने का सपना अलग अलग हो सकता है। किसी का 1000 रुपये हो तो लखपति बन के वो अमीर कहला सकता है। लखपति जो है करोड़पति हो जाए तो अमीर मान सकता है खुद को। करोड़पति अरबपति हो जाए तो अमीर मान सकता है। तो इसी तरह उनके भी सपने थे, अमीर बनना चाहते थे। मतलब अगर 10-15 लाख रुपए उनके हाथ लग जाते तो खुद को अमीर मान लेते। इसलिए काफ़ी टाइम से वो इस ताक में रहता था कि कहीं से दौलत हासिल हो जाए। मीनाक्षी उस पर बहुत भरोसा किया करती थी। वो कहानी पूछताछ में सामने आई जब उसने अपना जुर्म कबूला और सारी सच्चाई बकती। उसे कभी किसी को कैश देना हो तो भेज दिया करती थी, किसी से कैश कलेक्ट करना हो तो भी भेज दिया करती थी। मगर महीना भर पहले किसी बात पर गुस्सा होकर उसने नरेश को बहुत खरी खोटी सुनाई थी और तभी से वो नौकरी छोड़ना चाहता था और चाहता था कि नौकरी छोड़ने से पहले कभी मैडम के पास कोई मोटी रकम दिखाई दे जाए तो वो पार कर दूं मैं। और जब वो मोटी रकम दिखाई दी तो इतनी मोटी दिखाई दी कि उसने सोच लिया मीनाक्षी के कत्ल के बिना काम नहीं चलेगा। उस शाम लगभग 5 बजे मीनाक्षी जो है वो बैग लेकर के फार्म हाउस पहुंची थी। उस बैग में 25 लाख रुपए थे। फिर उसने नरेश को ठेके पर भेजा, शराब मंगवाई, पी और उस दौरान काफ़ी देर तक कंपाउंड में घूमती रही। तभी नरेश उस बैग में देखने में कामयाब हो गया और उसको 500 के नोटों से ठुसा हुआ देखकर तो उसके होश उड़ गए। उसने फटाफट गौरव को कॉल किया और फार्म हाउस बुला लिया। फार्म हाउस के बाहर उससे मिला और सारी बात बताई। दोनों दोस्तों ने प्लानिंग कर ली कि आज जो है मैडम का खात्मा करके रहना है और 25 लाख रुपए हासिल कर लेने हैं, लेकिन ऐसे करना है कि शक उस पर ना आए। तब गौरव को ध्यान आया संजय का। वो संजय को जानता था, कोई दोस्ती नहीं थी, लेकिन इतना जानता था कि वो उसी की गली में रहता था। और नरेश ये जानता था कि संजय ने 1 महीना पहले जब मीनाक्षी मैडम की कार को ठोक दिया था अपनी डिलीवरी वाली गाड़ी से, तो मैडम ने नीचे उतरकर उसे एक थप्पड़ मार। उसका रोज का ठिकाना था, वो शराब के ठेके के बाहर ही बैठकर पीता था और पी के वहीं धुत हो जाया करता था। कभी कभी तो रात भर वहीं पड़ा रहता था। इसलिए गौरव को उसे ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसने संजय को ढूंढा और जिस वक्त ढूंढा वो बेहोशी की ही हालत में था, बहुत पी रखा था बुरी तरह। फिर उसने उसे और पिलाया, शराब में बेहोशी की दवा मिला करके पिला दी और वो बेहोश हो गया। इधर नरेश फार्म हाउस के अंदर मीनाक्षी कपूर के सीने में छुरा घोंप चुका था। उसके बाद वो पैदल चलता हुआ उस ठेके तक पहुंचा जहां गौरव संजय को बेहोश किए पड़ा था। फिर वहां पर गौरव की बाइक पर संजय को बैठाकर नरेश पीछे बैठा और तीनों वापस फार्म हाउस लौटे। फार्म हाउस पहुंचकर संजय को उस बेड पर लिटा दिया गया जो खून से लथपथ था, जहां मीनाक्षी कपूर पड़ी हुई थी। जानबूझकर वहां 2 शराब के आधा लीटर के बोतल रख दिए गए ताकि कहानी ये बने कि पीने की वजह से वो वहां से निकलने में कामयाब नहीं हो पाया। 2 लाख रुपए इसलिए छोड़े गए ताकि संजय के पास कत्ल की वजह पैदा हो जाए। हालांकि एक वजह पहले से ही दे रखी थी, या थी कह लीजिए, रेडीमेड वजह थी, जो उसकी गाड़ी टकराई थी मीनाक्षी की कार से और मीनाक्षी ने उसे थप्पड़ मारा था। रही सही कसर जो मीनाक्षी का कैरेक्टर पूरा किए दे रहा था, जिसमें कई लोग घुसे पड़े थे। मतलब अगर शक जाता भी तो बहुतों की तरफ जाता। गलती ये हो गई, गलती की गौरव ने
वो 2 लाख रुपए उसने बैंक में जमा करा के वही 2 लाख रुपए जो है उसके खिलाफ चले गए और कहानी पुलिस की समझ में आ गई। हालांकि आप बाद में भी जाती है, अपराधी कोई बच के नहीं रह सकता ज़्यादा दिनों तक, लेकिन पुलिस को सच्चाई की तह तक पहुंचने में कुछ वक्त तो लग ही जाना था। हो सकता था 15 दिन लग जाते, महीना लग जाता, लेकिन उन 2 लाख रुपयों ने पुलिस का काम आसान कर दिया और हत्यारे, बल्कि हत्यारा कह लीजिए, गौरव ने हत्या में तो साथ दिया ही नहीं था उसका, हत्या तो नरेश ने अपने हाथों से की थी, तो हत्यारा पुलिस के हाथ लग गया। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद हो तो सब्सक्राइब भी करें। मैं जल्दी ही आपके लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।